सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप को स्वागत करता हूं कैल में फिर से एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। जी हां, मैं लाया हूं आपके लिए आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। मेरे बच्चों, हमारी इस वन शॉट सीरीज के अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स, वो सारे चैप्टर्स, वो सारी चीजें कवर कराने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और जिन जिन बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या रही है कि गुरुजी कि सर समस्या का समाधान दे दो, ब्रह्मास्त्र दे दो, वो ब्रह्मास्त्र आखिर क्या होगा भाई? वो ब्रह्मास्त्र होगा मेरा वन शॉट। जी मेरा वन शॉट, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। परंतु लेकिन किंतु भैया, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, महाकाल के नाम पे लाइक ठोकना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला जो कि आपके एग्जाम में आने वाले। जस्ट लाइक दैट, अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की, तो इसके अंदर हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करी है, हमने बेल्जियम के बारे में बात करी है, हमने कैसे किस प्रकार से जाना कि बेल्जियम ने अपनी सरकार को बाकी जो है समुदाय के साथ, यानी कि जिसमें डच लोग सबसे ज्यादा थे, बाद में फ्रेंच लोग थे, बाद में जर्मन लोग थे, उन लोगों ने अपनी सरकार को, अपनी क्या एकात्मक सरकार को संघीय सरकार में कन्वर्जन करा। साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से बेल्जियम के साथ साझेदारी करी, बेल्जियम के नाम बच्चे फ्रेंच लोगों के साथ साझेदारी करी, और भाषा के रूप में स्टेट्स बनाई, सरकारें बनाई। साथ साथ उन्होंने मंत्री परिषद के अंदर उनके बंदे और अपने बंदे दोनों को बराबरी का दर्जा दिया, और बाकायदा उन्होंने जर्मन के लोगों को भी, यानी कि जर्मनी के लोग, सॉरी जर्मन के नाम है, बाकायदा उन्होंने सर बाकी जो लोग थे, मतलब के जो बाकी जो लोग हैं, उनको भी उन्होंने सर प्रायोरिटी में रखा। और उन्होंने एक काम और किया कि किसी प्रकार से कि जो उसकी ब्रुसेल, जो उसकी राजधानी थी, उसके अंदर जहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में कौन थे, फ्रेंच लोग थे, समृद्ध लोग थे, उनके साथ भी उन लोगों ने कोऑपरेट किया, कोलैप्स किया, और वहां पर एक ऐसी नई सरकार का गठन किया जिसके अंतर्गत उसकी जो सरकार है बिल्कुल ही क्या होगी, पृथक होगी, एकदम अलग होगी। राज्य सरकारें जी हाँ जो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी, उनकी शक्तियां अलग होंगी, उनकी शक्तियां अलग होंगी। और बाकायदा दोनों सरकारों स्तरों पर, दोनों स्तर की सरकारों पर उन्होंने अपने क्या बंदों को, अपने क्या मंत्रियों को इक्वल लेवल पर लगाया, यानी कि इक्वल 50% उनके, 50% उनके। इस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बेल्जियम ने पूरे विश्व को एक क्या दिया, मॉडल दिया कि भाई साहब आप देखिए हम लोग पावर शेयरिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के अंदर जो सरकार रही है, मेजोरिटी की सरकार रही है। मेजोरिटी की सरकार के अंदर क्या हुआ भाई साहब, उन्होंने सिन्हाली लोग जो 74% के आसपास हैं, बाकी वहां पे तमिल हैं, और कुछ क्या ईसाई लोग हैं, 18% के आसपास तमिल है, जिसके अंदर भारतीय तमिल भी हैं और क्या श्रीलंकाई तमिल भी हैं। अब वहां पर क्या है, उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी, अपनी भाषा को दी, अपने धर्म के लोगों को दी, अपने वहां के लोगों को हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस दिया, जॉब में, कॉलेजेस में, एडमिशंस में, है ना। कहीं ना कहीं उन्होंने तमिल भाषा को एकदम से बिल्कुल क्लीन स्वीप मार दिया। क्लीन स्वीप का मतलब उन्होंने साइड में कर दिया, और सिन्हाली भाषा को उन्होंने किस रूप में, राजभाषा के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1956 के अंदर एक कानून को पारित करा। ये सारी चीजें आपको मैं इस वन शॉट के अंदर देने वाला हूं, लेकिन मेरे बच्चों उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, महाकाल के नाम पे लाइक ठोकना पड़ेगा, और दबा के ठोको, जी हां दबा के, जी हां महाकाल के नाम पे, ठीक है भाई। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के, जिसका नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। अगर हम बात करें यहाँ पे छोटी सी अगर बात देखें तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है। गुरु जी क्या ऐसा सरल से है, सरल से मेरे बच्चे कि अगर हम बात करें बेल्जियम की, अगर हमने बेल्जियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बेल्जियम के अंदर हमने जाना था, बड़ा क्या जाना था कि सर बेल्जियम के अंदर आपने हमें समझाया था कि वहां पर तीन प्रकार के लोग हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच, डच एंड जर्मन। अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक संरचना की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है, और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो किस किस से सटी हुई है सर, नीदरलैंड से है, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी। देखो इसके ऊपर 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा बेल्जियम जो है भैया किस किस से क्या हुआ, सटा हुआ है, तो किस किस से, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी। यहां से एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, लग्जमबर्ग जी हाँ विश्व का वो देश है जिसकी पर कैपिटल इनकम क्या है, हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम है, ठीक है। अब हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम के अंदर एक सीन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे बच्चे ये कहीं ना कहीं से क्या हरियाणा से भी छोटा है, हमारे भारत के हरियाणा से राज्य से भी छोटा है, और इसकी जो आबादी है ऑलमोस्ट लगा लो 1 करोड़ से क्या थोड़ी सी ज्यादा है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है ना। इसने बताया गया यहाँ पे जातीय संरचना बड़ी काफी जटिल है। जटिल कैसे है क्योंकि सर इसके अंदर 59% मेरे बच्चे हमारे कौन है, डच भाषी लोग हैं, 40% मेरे बच्चे हमारे कौन से है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और 1% कौन है मेरे बच्चे हमारे जर्मनी के लोग हैं। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो जो ब्रुसेल है, तो ब्रुसेल का जो कॉन्सेप्ट है वह बिल्कुल ही अलग है। पूछो कैसे अलग है, ब्रुसेल के अंदर बहुत प्यारा सीन है कि उसने 80% जो है ना वो फ्रेंच वाले लोग हैं, और 20% को वहां पे डच बोलने वाले लोग हैं। यही वजह है
कि बहुसंख्यक होने के बावजूद भी डच के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था किससे, फ्रेंच के लोगों से, ब्रुसेल के अंदर के अपने हक को पाने के लिए, क्योंकि फ्रेंच के लोग उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे और वेल सेटल्ड थे और शक्तिशाली भी थे। यही वजह थी कि वहां पर सिविल वार होना चालू हो गया था। चलो जी, आप आगे देखो। अगर हम बात करें नोट क्या बोल, क्या कि ब्रुसेल में अल्पसंख्यक कौन थे, जी हाँ डच भाषी लोग थे। जी हाँ, एक बात सुनो, मतलब देश के पूरे हिस्से में डच के लोग बहुसंख्यक हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने ही देश की राजधानी में, अपने ही देश की राजधानी किसमें, मेरे बच्चे ब्रुसेल के अंदर ये लोग कैसे हैं, अल्पसंख्यक, मात्र 20% थे। यही वजह थी, इनको गुस्सा आ रहा था कि यार जो हमारी राजधानी, जो हमारी कैपिटल है, उसके अंदर हमारा वर्चस्व क्या है, बहुत कम है। ठीक है, आगे सुनो। अब आगे बोलता है, अगर हम बात करें श्रीलंका की, पहले हम लोग ना दोनों की भौगोलिक स्थितियां पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से श्रीलंका ने जो है सत्ता की साझेदारी को पकड़ा है और बेल्जियम ने किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी को पकड़ा है। तो मेरे बच्चों बड़े ध्यान सुनो और देखो, दबा के लाइक शेट होगो। जी हाँ, दबा के लाइक शेट होगो महाकाल के नाम पे। एक भी बच्चा बिना लाइक शेट के नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, महाकाल के नाम पे आप लोग इस रैपिड रिवीजन सीरीज को बहुत सफलता से पूरा करेंगे। साथ साथ मेरे बच्चे एक गारंटी बता रहा हूं, आपने अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, अगर आपने पेपर के टाइम पर रिवीजन कर लिया, अगर आपको लगता है कि सर जी मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकता हूं, कि गुरुजी मुझे एक ब्रह्मास्त्र दे दो, एक क्या ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दो कि मुझे पेपर के एंड में कुछ भी ना पढ़ना पड़े, सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर मैं सारी हिस्ट्री खत्म कर दूं, ये रैपिड रिवीजन सीरीज हमारी क्या है, वो ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बच्चों महाकाल के नाम पे ठोको लाइक, और अगर पेपर में ना आए, अगर पेपर में ना आए भाई साहब जिंदा जला देना। क्या बोला मैंने, जिंदा जला देना। दो ध्यान से लो मेरे बच्चे। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका मेरे बच्चे का एक बहुत छोटा सा देश है एशिया का, और खास बात है तमिलनाडु से, यानी कि हमारे जो साउथ का इलाका है, साउथ के तमिलनाडु से ज्यादा नहीं कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका को। अगर इसकी बात करें संख्या की, जनसंख्या की, तो इसकी जनसंख्या हमारे हरियाणा राज्य के ऑलमोस्ट के बराबर है, 2 करोड़ के आसपास की है। कितनी जनसंख्या है, 2 करोड़। लेकिन इसकी जातीय संरचना बड़ी जटिल है, बहुत जटिल है। यहाँ पे 74% कौन है, सिन्हाली लोग हैं, जिनमें ज्यादातर लोग कौन है, बुद्धिस्ट। सिन्हाली लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादातर लोग कौन है बेटा, बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्धिस्ट। और इनमें 18% कौन है बेटा, तमिल लोग हैं। इन 18% में से भी जो 13% जो तमिल है वो श्रीलंकाई तमिल है, और 5% जो तमिल है कौन है, हमारे भारतीय तमिल है। बाकी बचे 7% का जो एरिया है, 7% बचे किसके हाथों में आता है, ईसाई लोगों के हाथों में। यानी गुरुजी क्या होगा, 74% हो गया, एक मेरे बच्चे कितना हो गया, 18% हो गया, और एक कितना हो गया, 7% हो गया। कुल मिला के श्रीलंका कितना हो गया, 100% महाकाल के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगर हम धर्म की बात करें तो हमने जैसा समझा कि सनाली जो लोग हैं किससे बिलोंग करते हैं बच्चे, जी हाँ गुरुजी, किससे, बौद्ध धर्म से। और ज्यादातर जो तमिल हैं वो कैसे है, या तो हिंदू है फिर क्या है, मुस्लिम है, उनमें बौद्धिस्ट लोग बहुत ही कम है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीलंका जो है ना एक बहुसंख्यकवादी देश है, जहां पर संख्या किसकी ज्यादा है, बौद्धिस्ट लोगों की नहीं, सिनारी लैंग्वेज के लोगों की है। और यही वजह है कि इन लोगों ने बहुसंख्यकवाद सरकार को अपनाया, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी क्या सरकार चलेगी। ठीक है जी, चलो जी अब आ गया। अभी ऐसा खत्म नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए अब समझेंगे हम बेल्जियम में समायोजन, किस प्रकार से बेल्जियम ने अपनी जो चीजों को शेयर करा, किसके साथ, मेरे बच्चे फ्रेंच के लोगों के साथ, है ना, आओ, और जर्मनी के लोगों के साथ भी शेयर करा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर हम बात करें, इन्होंने काम करा कि जो केंद्र सरकार बनेगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी बेल्जियम में, इन्होंने डच के लोगों को, फ्रेंच के लोगों को बराबर, यानी इन दोनों ने आपस में 50-50% क्या करे, मंत्री बांट लिए। मतलब केंद्र में जो सरकार रहेगी, बेल्जियम में जो केंद्र में जो सरकार रहेगी, 50% मंत्री किसके होंगे हमारे बच्चे, फ्रेंच के होंगे, 50% किसके होंगे बेटा, डच के लोग होंगे। जिससे क्या होगा, उन लोगों को यह महसूस होता रहेगा कि भैया हमारे बंदे बराबर का हिस्सा रखते हैं, तो कोई भी नियम कानून जो बनेगा वो बराबरी पर बनेगा, साथ साथ दोनों का बहुमत क्या होगा, बराबर जाएगा। ये नहीं है किसी एक का बहुमत ज्यादा होगा, एक का बहुमत कम होगा। उन्होंने बोला गुरुजी, उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ खास नियम कानून बनाए, जिसके तहत इन्होंने भाषा के समूह पर, सुनना, भाषी समूह को बहुमत क्या आवश्यक, ठीक है नहीं। उन्होंने बोला कि दोनों भाषी समूह को बहुमत दिया गया, मतलब कि चाहे वो डच हो, चाहे क्या बड़ा डच हो, चाहे क्या बड़ा फ्रेंच हो, दोनों लैंग्वेजेस को हमने क्या दिया, बराबर का मौका दिया, और दोनों समुदायों को हमने क्या इक्वलिटी प्रदान करी। उन्होंने क्या रखा गुरुजी, राज्य सरकार जो थी अब वो सेपरेट कर दी गई। पहले वहां पर राज्य सरकार कैसी थी, पहले जो राज्य सरकार जो थी उसका मेन गेम ये था कि भाई साहब आपको करना है सारे काम काज जो है केंद्र सरकार के अधीन करने हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब केंद्र सरकार ने जो शक्तियां हैं राज्य सरकार को सौंप दी। राज्य सरकारें अब जवाबदेही किसके प्रति रखेंगी, जहां केंद्र सरकार के प्रति रखेंगी। भले ही केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होंगी, पूरे देश के लिए जो नियम कानून कौन बनाएगा,
केंद्र सरकार बनाएगा, लेकिन एक राज्य के अंदर जो नियम कानून होंगे, जो प्रणाली चलेगी, शासन व्यवस्था होगी, वो कौन चलाएगा मेरे बच्चे? जी हाँ, राज्य की सरकार चलाएंगे। और राज्य सरकारें जवाबदेही नहीं रखेंगी किसके प्रति? केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं रखेंगी। साथ साथ मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो तो ब्रुसेल में एक अलग सरकार बनाई थी, जहाँ अलग गवर्नमेंट बनाई थी, क्योंकि सर ब्रुसेल के अंदर जिस प्रकार से बेल्जियम के अंदर 59% लोग डच थे और 40% कौन थे? फ्रेंच थे, तो उनमें बराबर बराबर का हिस्सा दिया गया किसमें? केंद्र में। उसी प्रकार से अगर हम देखें ब्रुसेल की अगर हम बात करें, तो ब्रुसेल के अंदर मेरे बच्चे एक सीन क्रिएट हुआ। बोलो सीन क्या क्रिएट हुआ? कि उसके अंदर 80% जो थे फ्रेंच वाले लोग थे और 20% कौन थे? हमारे डच वाले लोग थे। तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या करा? बराबर बराबर क्या बांटा? जी हाँ, हिस्सेदारी बांटी। 50% हमने उनके मंत्री रखे, 50% हमारे मंत्री रखे, यानी ब्रुसेल की जो सरकार थी बिल्कुल पृथक सरकार बनाई। साथ साथ हमने भाषा के आधार पर क्या बनाए? राज्य बनाए। यानी कि हमने ब्रुसेल के अंदर या सॉरी बेल्जियम के अंदर हमने क्या करा? एक पूरा पर्टिकुलर एरिया जो है किसको दे दिया? फ्रेंच के लोगों को, एक किसको दे दिया? जी जर्मन के लोगों को, एक किसको दे दिया? डच के लोगों को। इस प्रकार से क्या हुआ? कोई भी किसी के एरिया में नहीं जाएगा और साथ साथ मेरे बच्चे क्या होगा? काम भी क्या होगा? आसानी से चलता रहेगा बिना किसी हस्तक्षेप के, क्योंकि सबकी अपनी क्या सरकारें हैं, भाषीय सरकार, राज्य सरकार और क्या केंद्र सरकार है, किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। अच्छा, अब देखिए करके यहाँ एक तीसरे स्तर की क्या सरकार अर्थात सामुदायिक सरकार होती थी। हाँ, सामुदायिक सरकार मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका निर्वाचन डच, फ्रांसीसी और जर्मन भाषी द्वारा होता था। मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे थर्ड लेवल, यहाँ पे क्या है बड़ा? जी हाँ, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी आएगी। अब थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है मेरे भाई, ध्यान सुनना मेरी बात को, आई रिपीट माय डियर। अब तो थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं सर उसके अंदर एक सीन था। बोलो क्या सीन था? कि यहाँ पर हम लोगों ने भाषा के आधार पर, आई रिपीट माय डियर, भाषा के आधार पर हमने क्या अलग गवर्नमेंट बनाना चालू करा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी राज्य में डच के लोग रहते हैं, तो डच के लोगों के लिए सर एक भाषा की सरकार बनेगी। वो जो भाषा की सरकार होगी वो उन्हीं में से कोई अच्छा कैंडिडेट चुन के बनाया जाएगा। चाहे फ्रेंच के लोगों को ले लो, तो फ्रेंच के लोगों को भी हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं में से क्या चुनकर क्या बंदा बनाया जाएगा, जो कि मेरे बेटे क्या होगा? कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, प्रमोट करेगा, अपने समुदाय के लिए काम करेगा, अपने भाषा के लोगों के लिए काम करेगा। ये था क्या? इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और क्या भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये भाषा के आधार पर बनाई जा रही है। ये सरकार किसके आधार पर बनाई जा रही है? भाषा के आधार पर। तो एक पर्टिकुलर भाषा को, पर्टिकुलर क्या रीजन को, शिक्षा को क्या करेगा बेटा? प्रमोट करेगा, उसको संरक्षण देगा, बकायदा उसके लिए नियम कानून बनाएगा। दैट इज कॉल्ड बेल्जियम। तो बेल्जियम ने पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करा कि भाई साहब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, कि मेरे बच्चे किस प्रकार से आप लोग सर क्या सत्ता को बांटकर होने वाले क्या गृह युद्ध को क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। और यही बात है कि बेल्जियम का उदाहरण आज भारत की किताबों में दे रखा है, क्योंकि सर बेल्जियम ने पूरे विश्व को एक ऐसा उदाहरण दिया कि बहुसंख्यक हो जाने के बावजूद भी अपनी सत्ता को बांटने की उन्होंने हिम्मत रखी। किसके साथ? फ्रेंच के लोगों के साथ। चलो अगला देखो, नेक्स्ट। अब सत्ता की साझेदारी कारण क्या है? सर पहला कारण तो ये बेटा विवेकपूर्ण, और दूसरा कारण क्या है? नैतिक। अब विवेकपूर्ण कारण क्या होता है, नैतिक कारण क्या होता है, समझो। अगर मैं विवेकपूर्ण की बात करूं मेरे भाई, तो विवेकपूर्ण क्या कहता है गुरुजी? कहता है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की संभावना जी घट जाती है। बहुत बार होता है, जैसे मान लो हम इंडिया की बात करें, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाते हैं, नहीं लड़ जाते? क्योंकि सर मुस्लिम सोचते कि यार हमें तो कुछ भी नहीं अधिकार नहीं मिल रहा, सारे अधिकार किसके हैं? हिंदुओं के हैं। हिंदुओं को लगता है अगर मुस्लिम आ गए तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर बहुत बार क्या होता है? टकराव होना चालू हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि हमारा पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? सत्ता की साझेदारी करते हैं, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि सारी मेजोरिटी हमारी है, सारा वोट बैंक हमारा है, सारे लोग हमारे हैं, सिर्फ हमारी क्या होगी? बातचीत को रखा जाएगा, है ना। उनने एक बात और कर रखी है कि विभिन्न समूह को अपनी क्या सत्ता बढ़ाने के लिए लालच से अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि भाई साहब अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए, जी हाँ सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए क्या सोचते हैं, दूसरे के लोगों के बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो सोचते हैं भाई मेरी भैंस और क्या मेरी लाठी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? हमें पावर को बांटना जरूरी हो जाता है, ताकि सामने वाला बंदा जब भी कोई डिसीजन ले तो उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ भाई एक पक्ष और है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, केवल एक क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि उसके अधिकारों का ना हो अतिक्रमण ना हो, उसका शोषण ना हो। और एक बात और है, कभी भी किसी भी एक ही संविधान, कभी भी किसी का एक बंदे को पावर नहीं देनी चाहिए। अगर आपने कभी भी किसी एक बंदे को पावर दे दी तो मेरे भाई साहब वो अपने आप को बादशाह समझेगा, सामने वाले को अधिकारों का शोषण करेगा, अपनी मनमानी करेगा और अपने हिसाब से क्या करेगा? सभी कार्य को करेगा। तो यही केस है मेरे बच्चे कि संवैधानिक रूप में, जी हाँ संवैधानिक रूप से कभी भी किसी के हाथों में सरकार नहीं देनी चाहिए। जब सत्ता साझेदारी नहीं होती है तब अल्पसंख्यक, जी हाँ ध्यान सुनना, तब अल्पसंख्यक को डर लगा रहता है कहीं ना कहीं बहुसंख्यक उनकी बैंड न बजा दें। जी हाँ दमन करते हैं बहुसंख्यकवादी, क्या करते हैं? उनका दमन करते हैं, उनको करते हैं दबा के रखते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट बेटा क्या?
नैतिक क्या है यहाँ पे, नैतिक। ध्यान सुनना, अब नैतिक का मतलब क्या था, सोशलिज्म। क्या होता है मेरे भाई, सोशलिज्म। क्या होता है मेरे बच्चे यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड क्या, सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब, अब यार ऑब्वियस सी बात है, ये तो विवेकपूर्ण हो गया भाई। विवेकपूर्ण का अर्थ क्या हो गया, जी हाँ, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद से देश के अंदर क्या होगा, अशांति फैलेगी, शायद से कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा होगा, शायद से नीतियां जो है बराबर नहीं बन पाएंगी, तो ये होगा विवेकपूर्ण। अब सामाजिक रूप से समझे, सत्ता की साझेदारी करना जरूरी क्यों है। सामाजिक रूप कहता है कि लोकतंत्र की भावना सत्ता की साझेदारी का आह्वान करती है। मतलब अगर हम बात करें लोकतंत्र की जो भावना, लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों का शासन। तो यहाँ पर हर एक वर्ग का, हर एक समूह का, हर एक जात का, हर एक धर्म का पार्टिसिपेशन जरूरी है। और ये तभी संभव है जब सभी को अधिकार दिया जाएगा उसमें पार्टिसिपेशन करने का। किसके द्वारा, बहुमत के द्वारा, मतदान के द्वारा, ठीक है नहीं, हम ध्यान रखना। और जो लोग नीतियों से प्रभावित होते हैं उनका उन नीतियों को आकार प्रदान करने में आवश्यक भी हाथ होना चाहिए। यानी कि अगर आप बात समझें, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है जिससे एक मिडिल क्लास वर्ग का या फिर क्या छोटे वर्ग का फर्क पड़ रहा है, हिंदू वर्ग को मुस्लिम वर्ग को फर्क पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर हिंदू वर्ग का उसमें राय होना चाहिए, वोट होना चाहिए, मुस्लिम वर्ग की भी क्या राय होनी चाहिए, वोट होना चाहिए। तभी मेरे बच्चे क्या होगा, बात समझ जाएगी कि हाँ वास्तव में हमने लोगों के लिए सोचा है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाकर जनता के ऊपर थोप दे, इसको हम तानाशाही कहेंगे। लेकिन सत्ता की साझेदारी क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग को हमें साथ में लेके चलना। उन्होंने क्या रखा है, इससे क्या होगा, फिर नागरिकों की सर क्या हो, जी हाँ, नागरिकों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। उसका कहना यह भी है कि नैतिक कारण सत्ता साझेदारी को अनिवार्य एवं क्या मूल्यवान बनाते हैं। जी हाँ, नैतिक कारण। अनैतिक कारण का मतलब क्या है, नैतिक सर नैतिकता मतलब क्या होती है कि यार अगर मेरे पास पावर है तो भाई मेरा राइट बनता है कि सामने वाले के साथ में करूँ, उसको शेयर करूं और उसको भी क्या करूं, पार्टिसिपेशन करवाऊं इक्वली। किसमें, देश के विकास में, देश की क्या राजनीति में। बहुत से लोग क्या करते थे पहले, भैया अपनी भैंस अपनी लाठी। जैसे मान लो उच्च वर्ग के कैटेगरी के लोग थे या उच्च जाति के लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे कि भैया हाँ जी हाँ, मेरी कास्ट के लोग, मेरी क्रीड के लोग, हम सिर्फ इनके बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हमने देखा दलित वर्गों का शोषण हो रहा, दमन हो रहा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या हुआ, चेंजेस लाया गया और हमने दलितों के लिए भी क्या करा, इसमें प्रावधान बनाया जिसके अंदर उनका भी वोट क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला बच्चे, सत्ता में इन विभिन्न वर्गों द्वारा साझेदारी होती है। देखो ध्यान से, कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो सत्ता में साझेदारी करते हैं। आइए बच्चे बड़े ध्यान सुनेंगे। पहला है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन कौन होता है बच्चे, कि सरकार को कानून को बदलने के लिए बाध्य करता है। जी हाँ, ये सामाजिक लोग होते हैं जो सरकार को बोलते हैं भैया कि आपको अपने नियम कानूनों को चेंज करना चाहिए। जैसे दहेज को लेके, बाल विवाह को लेके, है ना, इनका काम होता है कि भाई साहब दहेज बंद करवा दो, बाल विवाह बंद करवा दो, है ना। बहुत से लोगों तो ये विवाह, जैसे गवर्नमेंट ने क्या काम करा, 3 तलाक के ऊपर निर्णय लिया तो मुस्लिम वर्ग हिल गया, महिलाएं तो खुश हो गई, वाह 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 वाह। लेकिन पुरुषों को क्या लग रहा, अब तो उनकी बैंड बज गई। पहले तो व्हाट्सएप पे तलाक देते थे, कहीं भी तलाक देते थे, परंतु अब तलाक की समस्या नहीं होगी। उन्होंने क्या रखा है, सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के बड़ा विभिन्न अंग। सर सरकार के विभिन्न कौन कौन से दिया है, विधायिका जो हमारे एमपीज होते हैं, कार्यपालिका हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायपालिका हमारा जुडिशियल। तो भैया ये हमारी कार्यपालिका होता है, ये सर इनका भी रोल होता है कहीं ना कहीं। सर ये क्या करते हैं सत्ता में, ये भी इनका भी रोल होता है, क्योंकि गुरुजी यही क्या करते हैं, हमारे नियम कानूनों को बनाते हैं, चलाते हैं, उनको देख रेख रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा बच्चे है दबाव समूह। दबाव समूह कौन होता है, दबाव समूह वो होता है जो कि प्रेशर बनाता है कि आप जो नीतियां बना रहे हो, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से क्या पार्शल नहीं होनी चाहिए या फिर उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई नीति बनाओ, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समूह को, प्रत्येक जात को लेके रखो। ये नहीं कि सिर्फ प्रत्येक केवल एक ही जात का, एक ही धर्म का इसमें क्या बेनिफिट हो, सभी धर्मों का इसमें बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, वे प्रसिद्ध कर्मचारी और उद्योगपति इत्यादि होते हैं। अब दबाव समूह सर जी कौन होता है, अब तुमने सोचा गुरुजी दबाव समूह कौन हो गया, हमारे दबाव समूह उद्योगपति। अब तुम सोचो गुरुजी आपने कुछ और बोला, नहीं मैंने वही वाली बात बोली है। यहाँ पर हम लोग बात करें उद्योगपतियों की, कर्मचारियों की सर जी, क्योंकि ये दबाव समूह वो दबाव समूह है जो काम करते सरकार के लिए। इनके लिए भी बच्चे क्या होना चाहिए, क्या नियम कानून होना चाहिए। इनके लिए सर क्या होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपना क्या कर सकें, जी योगदान दे सकें। अगला है राजनीतिक दल। ओ माय गॉड, अब ये राजनीतिक दल सर किस प्रकार से इसमें रोल निभाते हैं, बहुत प्यारी बात है। अगर राजनीतिक भाई प्रतियोगिता जब होती है, अगर मान लीजिए इलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है 2 पार्टी आपस में लड़ेंगे। जब 2 पार्टी आपस में लड़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है गेम होगा। तो क्या गेम होगा सर, गेम ही होगा कि कहीं ना कहीं सर किसी भी दल का या तो बहुमत मिल जाएगा, पूर्ण बहुमत, तो उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं बना तो गठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत में एक सरकार सब कुछ अपने हिसाब से करती है, लेकिन गठबंधन में क्या होता है, एक सरकार मेरे बच्चे बाकी पार्टी से भी क्या लेती है, डिस्कशन करती है, उनका कंसर्न लेती है, ताकि उनका भी योगदान हो सके किसी पॉलिसी में। उनका कहना है कि डालों को सत्ता में बने रहने के लिए कम करना पड़ता है। जी हाँ, नहीं नहीं डालों को नहीं है, कुछ और ही है, कुछ और ही है, ठीक है ना, ये कुछ और है बेटा, ये कुछ और है, ये नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनो नेक्स्ट बेटा, विभिन्न सामाजिक समूह। अब विभिन्न सामाजिक समूह सर इनका भी रोल है।
देखो ये बता रहा है कि सत्ता में इन विभिन्न वर्गों द्वारा साझेदारी होती है, मतलब ये सभी 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 ना सभी कहीं से क्या अपना प्रपोर्शन इंक्लूड करते हैं। सामाजिक आंदोलन भी होते हैं, दबाव समूह भी होते हैं, प्रेशर वाले ग्रुप भी होते हैं, जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के विभिन्न अंग भी होते हैं इसमें, और साथ साथ विभिन्न सामाजिक समूह भी होते हैं जो अलग धर्मों से, भाषी धर्मों से, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ले लो, है नहीं है, हिंदू आरएसएस ले लो, है मेरे बच्चे, बिहार के कुछ संगठन हो गए, भाषावादी संगठन हो गए, धर्मवादी संगठन हो गए, ये सारे के सारे क्या होता है सत्ता में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर आता है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ पे 3 स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या बचा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, वहां पर भी था, बेल्जियम में भी क्या था, 3 टाइप की गवर्नमेंट थी, केंद्र, राज्य और क्या लोकल। लेकिन वहां पर जो लोकल थी वो भाषा के आधार पर थी। हमारे यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, केंद्र सबसे ज्यादा मजबूत है, राज्य उससे नीचे है और लोकल उससे नीचे है। केंद्र के अपने नियम कानून है कमाई के नियम बनाने के, राज्य के अपने नियम कानून है कमाई के और नियम बनाने के, लेकिन लोकल जो होता है वो राज्य के अंदर में आता है। तो राज्य गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को इफेक्ट करती है, परंतु राज्य गवर्नमेंट को भी कौन इफेक्ट करता है, केंद्र। परंतु केंद्र इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि स्टेट क्या होती है अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। बेल्जियम का ही कॉन्सेप्ट हमने फॉलो करा, और यही बात है कि बेल्जियम के कॉन्सेप्ट की वजह से आज हमारी जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वे में अपने नियम कानून बना रही हैं। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, एक बात और है, श्रीलंका में ऐसा सीन क्या हुआ था, श्रीलंका में सीन एक सुन लो, मैं श्रीलंका का सीन तो बताना भूल गया यार, इतना इंपॉर्टेंट सीन था। श्रीलंका में एक सीन हुआ था कि वहां के जो लोग थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाना चालू करी, कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चालू करी। वहां के तमिल लोगों को लगने लग गया कि यार सारे नियम कानून जो सिर्फ किसके हिसाब से बनने हैं, जी हाँ इनके क्या बोलते हैं अपने हमारे सेनानी लोगों के हिसाब से बनने हैं। उन्होंने बल्कि किया भी था 1956 के अंदर, उन्होंने एक नियम पारित करा जिसके अंदर उन्होंने सेनानी भाषा को, बौद्धिस्ट धर्म को यहाँ पर वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या दिया कि सभी जो कार्य होंगे किसके अनुसार होंगे, इसी के अनुसार होंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी क्या दिया मेरे भाई, टेंशन ना लो। उन्होंने क्या बोल दिया, टेंशन ना लो, आप जितने भी सेनानी लोग हो हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, हम आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, ये सारी फैसिलिटी आपके लिए देंगी। ये सब देखकर तमिल के लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार हमारा वर्चस्व तो पूरा खत्म हो रहा है, हमारा वजूद तो खत्म कर रहे हैं, तो तमिल लैंग्वेज का वजूद क्या कर रहा है, पूरा पूरा दी एंड कर रहे हैं। तो क्या करा जाए, उन्होंने अपने संगठन बनाना चालू करे, आंदोलन किए, लड़ाइयां हुई, संघर्ष हुए, और सर जी उन्होंने के द्वारा जी गृह युद्ध भी छेड़ा दिया गया, और गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए। फाइनली फिर क्या हुआ, उनको एक उन्होंने डिमांड करी कि हमें भाषा के आधार पर अपना एक 2-3 राज्य चाहिए, और उन्होंने उत्तर पश्चिम और क्या दक्षिण पश्चिम के अंदर या स्टेट्स ली, 2 स्टेट्स ली जिनके अंदर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ तमिल वर्ग के लोग रहेंगे। और आज भी श्रीलंका के अंदर जो सरकार है वो मेजोरिटी की सरकार है, बहुसंख्यक की सरकार है। और यही वजह है कि श्रीलंका के अंदर आए दिन क्या होता है बेटा, गृह युद्ध होते रहते हैं, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। गुरुजी चैप्टर तो खत्म हो गया, अब चैप्टर दी एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सर हमने चैप्टर को भी नपट नंगा कर दिया, लेकिन अब बात आती है सर कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं सर, इसके अंदर कैसी किस टाइप तरह की चीजें आएंगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका नहीं, पूरे दीन दुनिया के सही बच्चों का सवाल है। सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी बताओ ना, अरे गुरुजी बताओ तो दो, क्वेश्चन कैसे आएंगे। चैप्टर तो हर कोई पढ़ाता है, चैप्टर पढ़ाने में क्या, चैप्टर तो हम खुद से ही पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पकड़ के पेल लेंगे रख के, कैसी बात करते हो गुरुजी आप हमें बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप हमें बताओ इसमें क्या क्राइटेरिया आएगा, कितनी कितनी चीजों को हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ कंटेंट कितने हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, वो नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास टोटल कितने बेटा, 10 कंटेंट है। जी हाँ, इन 10 कंटेंट को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे। जैसे पहला अगर मैं बात करूं सर एमसीक्यू, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी प्रकार के जी हाँ पेपर्स में आता है, सभी सब्जेक्टों में आता है। ऊपर से फिर हमारा क्या आएगा, असर्शन एंड रीजन, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आने जाने, केस बेस्ड स्टडी आने हैं, सोर्स बेस्ड स्टडी आने हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये तो भाई आप बचपन से चले आए हुए हैं, ये तो आने आने होते हैं। मैप वर्क, जी हाँ एसएसटी में मैप वर्क आता है। जी हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आजकल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी एसएसटी में आने लगे हैं। डायग्राम बेस्ड, जी हाँ डायग्राम बेस्ड मतलब जो आपके साइंस में डायग्राम बनाने के नहीं आते, जी हाँ वो वाले क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एसएसटी में आते हैं। तो भाई साहब ये जितना सारा कंटेंट दे रखा है 10 कंटेंट, ये तो गुरुजी बड़ा भयानक सा कंटेंट है। हाँ बहुत भयानक सा कंटेंट है। अब बात ये सर कि इनमें से कौन सा कंटेंट कितना वेटेज रखता है, हम इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जरा, अगर हम बात करें यहाँ पे एमसीक्यू की बात करें तो सर 25%, जी हाँ 25% ये वेटेज रखता है। और आपको जो जरूरत है ये ध्यान जरूरत है कि 25% आपका एमसीक्यू होगा जो कि हम आपको ट्रिक्स के साथ जी हाँ सॉल्व कराने वाले हैं, ट्रिक्स के साथ।
जी बिल्कुल सही बात है ट्रिक्स के साथ। और आपके जो बाकी की जो 75% जो आपका वेटेज होगा वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे बेटा किस तरह से हाउ टू प्रेजेंट या हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर शीट, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो। क्योंकि मेरे भाई बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है आंसर को रिप्रेजेंट करना। बहुत सारे नहीं, करीबन करीबन 70% बच्चों की समस्या यही थी। इवन मैं अपने बचपन में मैं भी परेशान रहता था कि भाई साहब आंसर को मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना। तो आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है गुरुजी हम लोग आपको बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, जिससे कि आपको एग्जाम में मतलब एग्जामिनर देख के ना मतलब कॉपी चूम लेगा, कहेगा यार क्या गजब लिखा है लौंडे ने, क्या गजब लिखा है, लगा लो मस्त एकदम। ठीक है, तो भाई साहब इसका अब देखो, अब एक बात सुनो, मैंने आपको सब चीज बता दी, मैंने बता दिया ये ऐसे ऐसे आएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया मेरे भाई, सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, क्या कहेंगे ये 10 टॉपिक गिना दिए। लेकिन अब देखो सबसे बड़ी समस्या है सर सॉल्यूशन दो। आपने प्रॉब्लम तो दे दी, सॉल्यूशन दे दो। मैंने कहा प्रॉब्लम कैसे दे दी सर जी, यूट्यूब पे बतेरे टीचर भरे पड़े हैं जो ऐसी चीजें बताते रहते हैं सही हो कि हाँ भाई ये आएगा ये आएगा ये आएगा, पर सॉल्यूशन को नहीं देता। मैं देता हूं आपको सॉल्यूशन, देखो जो कि मैं आपको ये देने वाला हूं। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, हमारा साइंस का क्वेश्चन बैंक, हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ मेरे बच्चों, हमारा मेरे बेटे क्या है 3-in-1 क्वेश्चन बैंक, मैथ्स साइंस एसएसटी। और हमारा क्या 3-in-1 क्वेश्चन बैंक किसका बेटा है, मैथ्स साइंस एसएसटी हिंदी मीडियम का। बेटा हिंदी मीडियम, जी हाँ बेटा जी हम लाए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बैंक। यानी जिन बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक चाहिए एसएसटी साइंस मैथ्स का उनको मिलेगा, जिनको एसएसटी चाहिए बेटा मैथ्स चाहिए साइंस चाहिए हिंदी मीडियम उनको मिलेगा, और जिन बच्चों को अगर मैथ एंड साइंस इंग्लिश में और उनको एसएसटी का क्या चाहिए ये क्वेश्चन बैंक चाहिए उनको भी मिलेगा। यानी गुरुजी नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं होगी। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, ट्रिक्स होंगी बेटा, 2 मार्क 3 मार्क होगा, डायग्राम होगा, सब कुछ मतलब आपकी सभी समस्या का निवारण होगा। बात समझा नहीं? तो भैया अभी जाओ इस क्वेश्चन बैंक को परचेस करो और मां काल के नाम पे हमारे साथ जी हाँ अपने एग्जाम के स्कोर को इंप्रूव करो और क्या टॉप करो। तो भैया आज ही ज्वाइन करें कैल्विन। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं उसमें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और देखते रहना कैल्विन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।